जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स या जेनिक वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्वेश्चन है पल्लवों की संस्कृति उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप लोगों को साथियों इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसे इजी वे में दिया जाता है ज़रा देखिए। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। मतलब पल्लव वंश के संस्थापक किसे? सिंह विष्णु को माना जाता है, जिन्होंने 575 ईस्वी में अपने साम्राज्य दक्षिण पूर्वी भाग में स्थापित किया था। मतलब सिंह वंश के पल्लव वंश के जो था संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। और कितने ईस्वी में उसने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 575 में। ठीक है, इसकी राजधानी जिसकी राजधानी क्या था? कांचीपुरम था। क्या था? कांचीपुरम था। और पल्लव की स्थापित कला में मंदिर निर्माण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है। मतलब पल्लव के जितने भी शासक हैं उनको मंदिर निर्माण में बहुत से मंदिर निर्माण में उनकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जिसमें सबसे प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिर है। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? महाबली के रथ मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, अब पल्लवों की संस्कृति और उपलब्धियों को जरा देखिए। ठीक है, एक एक करके देखिए। पल्लवों ने दक्षिण भारत में संस्कृति विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्रों में मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने तमिल एवं संस्कृत साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मतलब तमिल और संस्कृत का जो साहित्य है उनको भी विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए? पल्लवों का वंश। ठीक है, पल्लवों का राजा। ठीक है, और सबसे इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है मंदिर का निर्माण के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मंदिर निर्माण कला। अब इनका मंदिर निर्माण कला फर्स्ट उपलब्धि होना चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे कि पल्लवों की वास्तुकला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया था। इस काल में चट्टानों को काटकर गुफा और मंदिर का निर्माण कराया गया। मतलब पल्लवों के राजाओं के द्वारा, वंश के द्वारा चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण कराया गया था। रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों का ही महत्वपूर्ण देन है। मतलब रथ मंदिर का निर्माण किसका? पल्लवों का ही देन है। इसके अंदर महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया। कितना मंदिरों का? 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। यह रथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है। और पल्लव काल में मंदिर 4 शैलियों के आधार पर बनाया गया है। कितना शैलियों पर बनाया है? 4 शैलियों पर। ठीक है, अब देखिए महेंद्र कौन कौन सा शैली है? महेंद्र शैली, महेंद्री, सोनी शैली जो है 610 से 640 ईस्वी के बीच में मानी जाती है। पल्लव राजा महेंद्र वर्म के समय वास्तुकला में मंडप, ठीक है, मंडप का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और यह मंडप वास्तुकला को ठोस चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। किसको? वास्तुकला को चट्टानों को काटकर क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट शैली देखिए आप लोगों को है मामल शैली। मामल शैली जो 640 से 674 ईस्वी के बीच मानी जाती है। और इस समय के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन थे। इस समय कौन सा राजा थे? नरसिंह वर्मन थे, जिन्होंने मल्लमपुरम महाबलीपुरम नगर बसाया था। उसी नगर में महाबलीपुरम नामक रथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो पल्लवों के एक प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है। इन्होंने रथ तथा मंडप दोनों प्रकार के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, रथ और मंडप दोनों। ठीक है, अब देखिए राजा सिंह शैली। राजा सिंह शैली क्या है? देखिए इसको सर देखिए। राजा सिंह शैली 674 से 800 ईसा तक मानी जाती है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह की आरंभ की थी। राजा सिंह मतलब शैली की आरंभ की थी। इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों का स्थान पर पाषाणों तथा ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए थे। ठीक है, मतलब ईंटों और पाषाणों की सहायता से मंदिर बनाए थे। इस शैली के मंदिर में सबसे प्रसिद्ध कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम का सौर मंदिर है। ठीक है, मतलब इस शैली में। ठीक है, अब नेक्स्ट शैली आता है अपराजित शैली। अपराजित शैली में क्या होता है? देखिए अपराजित या नंदीवरम शैली यह 879 से 897 ईस्वी तक मानी जाती है।
यह पल्लव काल के अंतिम चरण की शैली है। इस शैली में तंजौर का राजा मंदिर बनाया गया और इस समय में दक्षिण भारत में एक नई शैली की शुरुआत हुई जिन्हें द्रविड़ शैली कहा गया। कौन सा शैली कहा गया? द्रविड़ शैली कहा गया। आगे देखिए नेक्स्ट, वह है शिक्षा एवं साहित्य विकास। पल्लवों के काल में साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति देखने को मिलती है। पल्लव शासकों द्वारा संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के साहित्य की उन्नति का काल माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पल्लव शासकों के बारे में कहा जाता है कि यह लोग शिक्षा एवं साहित्य में काफ़ी रुचि रखते थे और इस समय कुछ पल्लव शासक उच्च कोटि के विद्वान थे। ये लोग अधिकतर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सा भाषा का? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे तथा उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि भी रहते थे। कौन रहते थे? प्रसिद्ध विद्वान और कवि रहते थे। जो पल्लवों की राजधानी कहाँ है? पल्लवों की राजधानी कांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कहाँ? कांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय भी था। कौन सा? संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत भाषा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए पल्लव वंश जो है संस्कृत और तमिल साहित्य पर जोर दिए थे, इसलिए संस्कृत विद्यालय का स्थापना किए थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, पल्लव शासकों के अधिकांश लेखक विशुद्ध संस्कृत में लिखे गए और संस्कृत के साथ साथ इस समय तमिल भाषा का भी विकास हुआ था। शैव तथा वैष्णव संतों द्वारा तमिल भाषा एवं साहित्य का क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, अब देखिए पल्लव शासकों का धार्मिक जीवन में क्या है? देखिए, सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ। सबसे पहले कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ और पल्लव तथा चोल राजाओं के संरक्षण में चलाया गया। किसके संरक्षण में? पल्लव तथा चोल राजाओं। ठीक है, ये लोग मुख्य रूप से शिव तथा विष्णु को मानते थे। कौन सा भगवान को मानते थे? शिव और विष्णु भगवान को मानते थे। और पल्लव राजाओं का शासनकाल दक्षिण के इतिहास में ब्राह्मण धर्म की उन्नति का काल माना जाता है। जो पल्लव शासनकाल है वो किसका माना जाता है? दक्षिण के जो ब्राह्मण है उनका काल माना जाता है, उन्नति का काल माना जाता है। ठीक है, इस काल का प्रारंभ ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म भी तमिल प्रदेश में लोकप्रिय हो गए। जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। ठीक है, और पल्लव शासक ब्राह्मण होते हुए भी जैन तथा बौद्ध धर्मों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार दिखाई देती है। उन्होंने अपने राज्य में जैनियों अथवा बौद्धों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं किए थे। मतलब अपने में किसी भी अत्याचार नहीं किए थे। ठीक है, पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में चीनी यात्री हेसांग कांची में कुछ समय ठहरा था और उसके अनुसार यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार थे। मतलब 100 से एक अधिक बौद्ध विहार का हुआ था। ठीक है, जिनमें 10,000 बौद्ध भिक्षुक रहते थे। उन्हें राज्य की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई थी। मतलब राज्य के द्वारा पूरा सारी सुविधाएं दी गई थी। ठीक, लेकिन धीरे धीरे समाज में शैव तथा वैष्णव धर्मों का महत्व बढ़ते गया इसके कारण। ठीक है, आगे देखिए, जिसके कारण बौद्ध तथा जैन धर्मों के लोगों ने भी अपना धर्म त्याग कर शैव एवं वैष्णव धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है, और इस प्रकार तमिल देश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का विलोप हो गया। ठीक है, मतलब तमिल देश में पूरा जैन और धर्म का विलोप हो गया। ठीक है, अब देखिए सामाजिक जीवन इनका क्या था। ठीक है, सामाजिक जीवन को भी देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए पल्लव समाज आर्य संस्कृति पर आधारित था। पल्लवों के अनुसार समाज वर्ण तथा जाति व्यवस्था पर आधारित था। मतलब वर्ण व्यवस्था जैसे जाति बताए थे उसके पे आधारित था। ठीक है, जिसमें ब्राह्मणों एवं विद्वानों के प्रति राज्य की ओर से विशेष सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें दान में भूमि और गांव प्राप्त होते थे। क्या होते थे? भूमि और गांव प्राप्त होते थे। ठीक है, अब देखिए पल्लव राजा रूढ़िवादी हिंदू थे और शिव और विष्णु की पूजा करते थे। हालांकि अन्य सभी धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग या जाति के लिए अलग अलग नियम था। समाज में एक दूसरे जाति के साथ विवाह करना मना था। संपत्ति पर पुरुषों पर अधिकार था, लेकिन विधवाओं को भी कुछ हिस्सा मिलती थी। ठीक है, विधवा विवाह दोबारा नहीं किया जा सकता था। यहाँ का जीवन कृषि पर आधारित थी तथा लोग व्यापार या उद्योग भी करते थे। चलिए इस क्वेश्चन के निष्कर्ष यानी इन कंक्लूजन आप लोगों को लास्ट में लिख के आप लोगों को कमेंट करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।